आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी वो कहीं नहीं जाते। रश्मि एक कमाल की राइटर हैं। वो अलीगढ़ में जन्मी थीं, दिल्ली में रहती हैं और एक टेलीविजन चैनल में काम करती हैं। चलिए शुरू करता हूं कहानी। सुबह की धूप कभी कभी अचानक चमकती है, जैसे बादलों ने अपने पीछे टेक लगाए अलसाए सूरज को धकेला होके वो चमके, मौसम की जरूरत देखते हुए तेज चमके। अभी 20 मिनट पहले बालकनी में पापा रेडियो पर गाने सुनते हुए पौधों को पानी डाल रहे थे टहल टहल कर, और अब धूप चमकने के बाद छांव में खड़े दूर से ही छिड़काव कर रहे थे, पाइप के आगे एक उंगली लगाकर सीधा पानी निशाने पर। एक बार जरा हाथ हिला और मुंडेर पर रखा चश्मा भीग गया। कमरे की खिड़की से उनको देखकर मैं हंस पड़ा। वो तो माँ रसोई में नाश्ता बना रही थी, वरना पापा को टोकती जरूर। पापा से नजर हटाते हुए मैंने लैपटॉप उठाया और बाहर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया। खुली फाइल पर मेरी निगाहें दौड़ रही थीं। ये ले हिमांशु, आधा कप है, फटाफट पी जा, माँ ने दूध से भरा मग रखते हुए कहा। मैंने नजरें उठाकर उनकी ओर देखा। क्यों देखा वो समझ गई। हाँ, जरा ज्यादा उड़ल गया भाई, कल से कम कर दूंगी, अब नखरे मत मार। पुरानी बात दोहराते हुए उन्होंने मैक्सी से हाथ पोंछे और चेयर खींचकर बैठ गईं। जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, बस जो है जैसे है चलता रहे काफी है। थोड़ा बहुत बेहतर हो तो भी गुरेज नहीं, बस बिगड़ना नहीं चाहिए। खैर, हम तीनों की जिंदगी में तो चीजें बेहतर हुई थीं। पापा रिटायर हुए तो माँ का अकेलापन दूर हुआ, मेरी अच्छी जॉब लगी और स्वाति ने फाइनली मुझे हाँ कह दिया। नाश्ता तो चैन से कर ले, माँ ने टोका। लैपटॉप बंद करके आलू पराठे का टुकड़ा तोड़कर मुंह में भरते हुए मैंने कहा, लो अब खुश? हाँ अब खुश, कहकर माँ मुझे लाड़ से निहारने लगी जैसे महीनों बाद देख रही हों। अच्छा माँ, पापा को चेक का रिमाइंड करा देना, कहकर मैंने बचा पराठा टिश्यू पेपर में लपेटा और कार की चाबी उठाकर बाहर आ गया। जेब में मोबाइल बार बार वाइब्रेट कर रहा था। स्वाति होगी, साउथ एक्स के बस स्टैंड पर खड़ी मेरा इंतजार कर रही होगी। ये रूटीन था मेरा, घर से निकलकर उसे पिक करना, फिर उसे ऑफिस ड्रॉप करते हुए अपने दफ्तर जाना। उसके साथ गुजारे सुबह के 20 मिनट अच्छे लगते थे मुझे, हमारे अपने लम्हे। बस स्टैंड पर उसी बड़े से होर्डिंग की ओट में खड़ी थी वो, धूप से बचते हुए। मैंने हॉर्न बजाया। आज देर कैसे हो गई और फोन कहाँ है तुम्हारा? पूछते हुए वो सीट पर बैठी कि मैंने वो पराठा उसकी ओर बढ़ा दिया। यम्मी, तुम सही मजे ले रहे हो जिंदगी के, मन्नतों वाले बच्चे होने के मजे, कहकर वो मुंह गोल गोल घुमाते हुए पराठा खाने लगी। वो मुझे मन्नतों वाला बच्चा कहकर चिढ़ाती। माँ पापा की शादी के तकरीबन 10 साल बाद हुआ था ना मैं, इसलिए। अगली रेड लाइट से दाएं मोड़कर मैंने कार उसके ऑफिस के पास रोकी। सुनो, शाम को एक बर्थडे में जाना है, कल मिलते हैं, कहते हुए वो मुझे हक करने के लिए झुकी ही थी कि उसका मोबाइल बजने लगा। हेलो, हाँ पापा। क्या एक्सीडेंट? कैसे? उसकी आवाज थरथराई। मैं हॉस्पिटल आ रही हूँ, मामा कैसी है? मैंने कार वापस मोड़ ली। हम हॉस्पिटल जा रहे थे। स्वाति आंखें मूंदे बुदबुदा कर दुआएं मांग रही थी और मुझे अजीब बेचैनी हो रही थी, जैसे कुछ अनदेखा, कुछ बुरा होने वाला हो। यह अस्पताल कितनी नकारात्मकता, कितनी नेगेटिविटी लाते हैं। यहाँ आते ही चेहरा एक परेशानी ओढ़ लेता है, धड़कनें मायूस होने लगती हैं। मैं हर दफा अस्पताल बेमन से आता हूँ, कभी पापा का बुखार दिखाने या माँ के घुटनों के दर्द की दवा लेने। ये फिनाइल, दवाओं की महक, ये अजीब सा शोर कभी रास नहीं आता, लेकिन आज बहुत ज्यादा बेचैन कर रहा था। ऑपरेशन थिएटर के बाहर सीट पर स्वाति अंकल का हाथ थामे बैठी थी। रो रो कर आंखें सूज चुकी थीं उसकी। आंटी सर के बल गिरी थीं, भीतरी चोट थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन ही आखिरी रास्ता बताया था, ये कहते हुए कि कोशिश कर सकते हैं लेकिन चांसेस 1% हैं। जिंदगी को भी ये फीसदी परसेंटेज वाले इम्तिहान पास करने होते हैं।
बेचैनी से छूटने के लिए मैं मोबाइल में माँ पापा की तस्वीर देखने लगा। माँ के चेहरे पर झुर्रियों से झांकती मुस्कुराहट, पापा का कंधे खींचकर सीना तान कर यूं खड़े होना कि कमर झुकी ना लगे। मैं अगली तस्वीर देखता कि तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला। डॉक्टर नर्स को कुछ समझा रहे थे। हम तीनों बड़ी मेहनत से उसको पढ़ने की कोशिश करने लगे। स्वाति शायद समझ गई थी। उसकी उंगलियां मेरी कमीज को खींचने लगीं। शीज, डॉक्टर के इन 2 शब्दों के आगे कुछ नहीं सुनाई पड़ा। स्वाति की चीख और अंकल की तेज रुलाई में सब कुछ दब गया। वो एक दूसरे को पकड़े फूट फूट कर रो रहे थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कौन से शब्द बोलूं कि वो टूटे नहीं। डॉक्टर से कौन सी गुजारिश करूं कि वो आंटी को बचा लें। बहुत मुश्किल होता है इन टूटे लोगों के बीच मजबूती से खड़ा होना, सहारा देना। रिश्तेदार आने लगे थे। रोती आवाजें मेरा कलेजा चीर रही थीं। वो स्वाति के बिन माँ के रह जाने की दुहाई पड़ रहे थे। आंटी की कम उम्र का हवाला देते हुए ईश्वर को कोस रहे थे। उम्र, उनके कहे हर लफ्ज पर अटक गया मेरा दिमाग। माँ की झुर्रियाँ, पापा की झुकी कमर और बढ़ती बीमारियां याद आने लगी। नहीं, मैं नहीं सोचना चाहता था, लेकिन फिर भी दिमाग में आ रही थी ये बात कि उम्र की एक मियाद के बाद इस दुनिया से जाना पड़ता है। तभी जेब में रखा मोबाइल वाइब्रेट हुआ। पापा थे। क्या हाल है बेटा स्वाति की माँ का? वो नहीं रही, मैंने धीमे से कहा। अच्छा, हम आते हैं। मेरा ध्यान वापस रिश्तेदारों की बातों में उलझ गया। वो आंटी के एक्सीडेंट की बातें कर रहे थे। बाइक किधर से आई, कैसे टक्कर मारी, कैसे वो गिरी। उसके बाद तमाम भयानक हादसों की गिनती होने लगी और मेरा दिमाग गणित लगाने लगा कि ऑटो स्टैंड रोड के दूसरी तरफ है। माँ के घुटनों में परसों ही दर्द था और कल पापा का सर्वाइकल बढ़ा था। वो ऑटो के लिए रोड क्रॉस करेंगे तो कहीं कोई नहीं। मैंने खुद को रोककर फौरन पापा को आने के लिए मना किया। उन्होंने जिद की तो गुस्सा भी हुआ। प्लीज पापा, बात समझिए ना, झल्लाकर कहते हुए न जाने क्यों मेरी आवाज भर्रा गई। डर लगने लगा कि कोई लम्हा कहीं मेरा भी नुकसान न कर जाए। जिंदगी में सबसे बड़ा डर होता है कुछ खोना और इस कदर के दोबारा मिलने की कोई गुंजाइश, कोई उम्मीद बाकी न रहे। आंटी को गए महीना हो गया था, लेकिन वो हर रोज मेरे दिमाग में जाती हुई महसूस होती। खासकर तब जब स्वाति पूछती, मम्मी क्या लौट कर नहीं आ सकती? और मेरे दिमाग में जवाब के बजाय माँ पापा का चेहरा घूमने लगता। मैं डर चुका था माँ पापा को लेकर, पॉजेसिव होने लगा था उनके लिए। ऑफिस पहुंचकर हर घंटे फोन करता। एक दफा मैं ना उठा तो रीडायल पे रीडायल। जब तक उनकी आवाज न सुनाई दे जाती सुकून नहीं मिलता। उस दोपहर भी ऑफिस में काम करते हुए घर फोन मिला रहा था। काफी देर से घंटी जा रही थी, लेकिन किसी ने उठाया ही नहीं। कोई 17 दफा कॉल लगाई थी। हर बार सिर्फ कानों पर ट्रिंग करती घंटी चीखती। मन बेचैन होने लगा। बॉटल से एक घूंट पानी गटक कर मैंने बॉस को इंटरकॉम पे कॉल की। सर मैं ज़रा घर जा रहा हूँ, कुछ इमरजेंसी है, कहकर ऑफिस से निकल आया। ऑफिस से घर का ये सबसे लंबा सफ़र था। कार सड़क पर दौड़ रही थी और मन तमाम डर के सिरे पकड़े झूल रहा था। पास वाले बाजार से खराब रेड लाइट, बिल्डिंग की सीढ़ियों से अखबार में छपती तमाम खूनी खबरों तक। सोसाइटी पहुंचकर मैंने कार बाहर ही छोड़ी और सीधे घर की तरफ दौड़ा। बौखलाहट के मारे घंटी 4 दफा दबाई। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। माँ थी। आप लोग फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मैंने फूलती सांस दबाते हुए पूछा। तू इस वक्त कैसे? जवाब के बजाय माँ ने हैरानी से पूछा। मैं वो काम से आया था इधर, मैंने नजरें चुरा कर कहा और भीतर आकर फ्रिज से बोतल निकाल कर 2 घूंट गटक कर फिर पूछा, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? अरे बाहर चार्जिंग में लगा था, भीतर टीवी देख रहे थे तो, कहते हुए माँ मुझको देखने लगी। मैंने हड़बड़ा कर अच्छा चलता हूँ कहा और बाहर निकल आया, ये तय करते हुए कि शाम को सारे पड़ोसियों के नंबर ले लूँगा। स्वाति से सीखा था मैंने। अब तो बहुत फिक्र लगी रहती है पापा की, इसीलिए सारे नंबर रखती हूँ। और उसे तसल्ली देते हुए मैं खुद को इसी काम की याद दिलाता।
शाम को ही मैंने सबके नंबर नोट किए और पूछ भी लिया कि कभी इमरजेंसी में कॉल करूं तो कोई परेशानी तो नहीं। खैर, आने वाले दिनों में कभी ऐसी नौबत आई नहीं। माँ पापा अब एक ही कॉल में फोन उठा लेते। कोई काम होता तो खुद फोन करते, खासकर शाम को मेरे ऑफिस से निकलने के टाइम पर। एक शाम मैं ऑफिस से निकल ही रहा था कि पापा का फोन आया। हिमांशु, सेंधा नमक और फिटकरी ले आना, तेरी माँ के पाँव में मोच आ गई है। कब, कैसे, क्या कर रही थी? जैसे मेरे तमाम सवालों से पापा ने घबरा कर कहा, तू चिंता मत कर, मामूली मोच है, कहकर फोन रख दिया था और मैंने मान लिया। लेकिन जब घर पहुंचा तो माँ का हरी नसों वाला सूजा पांव देखकर मेरा दिल भी मुचक गया। हल्की टीस वहां भी हुई, एकदम माँ के सूजे पांव जैसी। अपनों को लगी चोटें उनके बराबर ही दर्द देती हैं। माँ का पांव सेंकते हुए लगा जैसे ये गर्म पानी मेरे मन पर भी पड़ रहा हो। मन की नसों में एक चुभती सनसनाहट दौड़ रही हो। रहने दे बेटा, अब दर्द नहीं है, कहते कहते माँ बार बार पांव खींच रही थीं और मैं देख रहा था उनका होठों के पीछे दांत भींच कर दर्द को दबाना। कल से मेड लगा दी है, दिन भर रहेगी, कहते हुए मैंने टब किनारे रख दिया। ये लड़का भी ना, कहते हुए माँ ने उसकी तनख्वाह पूछी और मेरे फैसले को फिजूल खर्ची बता दिया गया। खैर, मेड आ गई और उसके दिन भर रहने की वजह से मेरी फिक्र कम हो गई। अरसे बाद शाम को मैं स्वाति के साथ इंडिया गेट पर था। भीड़ काफ़ी थी। हम वहीं घास के किनारे बैठे थे। बढ़ते अंधेरे के साथ अमर जवान ज्योति तेज चमक रही थी और उसे देखकर कुछ सोचते हुए उसकी आंखें। क्या सोच रही हो? पूछते हुए मैंने उसका कंधा थामा। वो आसमान देखते हुए बोली, कितने दिन बाद सब कुछ ठीक जैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, उसकी पलकें निहारते हुए मैंने कहा। अब कोई तकलीफ नहीं चाहिए, उसने कहा जैसे ईश्वर से कह रही हो। अब सब कुछ ठीक रखिएगा हमेशा। बुदबुदाते हुए मैंने भी दुआ पढ़ ली। दुआ के मुझे कभी वो दर्द, वो तकलीफ ना मिले। दुआ के माँ पापा ठीक रहें। मैं उस तकलीफ से दूर रहूं जिससे होकर स्वाति गुजर रही थी। अंधेरा बढ़ने लगा। स्वाति को उसके घर छोड़ते हुए मैं अपने यहाँ पहुंचा। माँ बैल्कनी में खड़ी नीचे देख रही थीं। उन्होंने मुझे देखा तो भीतर चली गई। मैं जानता था कि जब मैं ऊपर पहुंचूंगा तो दरवाज़ा खुला मिलेगा और माँ पूरी ममता समेटे मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। मैं ऊपर पहुंचा तो माँ थी चौखट पर, लेकिन आंखों में एक उलझन, एक परेशानी लिए। देखना, तेरे पापा पास की दुकान से सामान लाने गए थे, अभी तक नहीं आए। उनकी आवाज़ में डर था। फ़ोन किया? मैंने घबरा कर पूछा। मोबाइल यहीं है। उनकी आवाज़ सुनते हुए मैं तेज़ी से नीचे उतरा। गुस्सा आ रहा था, बहुत तेज़। मुझसे बोलते सामान के लिए, मेड को ही भेज देते। मैं तेज़ी से दौड़ते हुए पास वाली दुकान तक पहुंचा। फूली सांस थामते हुए मैंने पूछा, भैया, पापा वो गुप्ता जी आए थे क्या, संपदा अपार्टमेंट वाले? 2 मिनट सोचकर उसने ना में गर्दन हिला दी। मैं देर तक दोस्तों की गलियां, मजमे वाले नुक्कड़ छानता रहा, लेकिन वो नहीं मिले। रह रहकर ध्यान उनकी उम्र, चश्मे का बढ़ता नंबर, सड़कों का ट्रैफिक और किसी अनहोनी की ओर चला जाता। घबराए मन में हमेशा बुरी बातें आती हैं। मेरे भी आ रही थीं। एक को झटकता तो 100 चिपक जाती। मैं वापस उसी दुकान से गुजरा कि उसने चिल्लाकर कहा, आपके पापा आए थे अभी। मैंने फौरन सोसाइटी की तरफ दौड़ लगा दी। दिमाग की नसें घुप घुप करके फड़क रही थीं, सांस फूल रही थी, लेकिन मैं दौड़े जा रहा था। थोड़ी देर में गेट पर पहुंचा। पापा दोस्तों के साथ खड़े थे। पापा, व्हाट इज दिस? ये तरीका होता है क्या? न बताया, न फोन किया। माँ परेशान है, मैं चक्कर काट रहा हूं। मैं ऊंची आवाज में चिल्ला रहा था और पापा एक टक मुझे देख रहे थे, थोड़ा झेंपते हुए, थोड़ा सहमते हुए। सच बताऊं, मुझे खराब लगा था पापा के ऊपर यूं नाराज होना, लेकिन मेरी हालत भी तो खराब थी। इलाके का पुलिस स्टेशन कितनी दूर है, एक्सीडेंट हुआ तो केस किस हॉस्पिटल में जाएगा, वो मिलेंगे तो ना, कितना कुछ सोच गया था। पापा आंखें मूंदे सोफे के पुश्त से पीठ टिकाए बैठे थे, चुपचाप। हालांकि दिमाग में कुछ चल रहा था।
उनकी उंगलियां कवर से निकला एक धागा उमेट रही थीं। टीवी की एकदम बारीक आवाज में रसोई का शोर शामिल हो रहा था। हिमांशु, तुम दोनों हाथ धो लो, खाना लगा रही हूं। रसोई से माँ की आवाज आई। पापा की पुतलियों में एक हलचल हुई। उनके होंठ जरा खुलकर बंद हो गए। शायद खाने से इनकार करना चाहते होंगे, लेकिन कुछ बोले नहीं। मैं पापा के करीब बैठ गया। हल्का सा उनकी ओर झुकते हुए कहा, आई एम सॉरी पापा, आपको कुछ भी चाहिए तो मुझसे कह दिया करिए ना, यूं अकेले जाने की क्या जरूरत है? चला गया तो क्या हो गया? उनकी आवाज तल्ख थी और नजरें फेरी हुई। कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी बात मानिए, आप दोनों अकेले कहीं नहीं जाएंगे। मैं आगे कुछ कहता कि माँ ने तीसरी दफा आवाज लगाई, चलिए खाना खाते हैं। कहकर मैं उनका हाथ थामते हुए उठा, लेकिन उन्होंने हाथ झटक दिया। नाराज थे, बहुत ज्यादा नाराज। लाजमी था उनका रूठना। सरेआम कोई औलाद गुस्सा करे तो प्यार तो नहीं आएगा ना, लेकिन औलाद ने ऐसा बर्ताव किया क्यों, ये भी तो समझ लेना चाहिए। बाद में गुस्सा हो लेना, पहले खाना खा लो। माँ ने मेज पर प्लेट्स लगाते हुए कहा तो उन्हें उठकर आना पड़ा। हम तीनों खाना खाने लगे। बात टल गई। अच्छा ही हुआ, मुझे नहीं बतानी थी किसी को अपने मन की पीर, अपने भीतर का टूटना, फिक्रमंद रहना। पापा की प्लेट में पहली दफा मैंने सब्जी और रोटी के टुकड़े छूटे देखे थे। मन नहीं होगा, समझता था मैं। थाली सरकाकर पानी पीते हुए वो बोले, तू चिल्लाया क्यों सबके सामने? मैं परेशान हो गया था बस, मैंने कहा। लेकिन क्यों? मैं कोई बच्चा तो नहीं हूं ना जो खो जाऊंगा? उनकी आवाज कंपकपाहट के साथ जरा ऊंची हुई। तू भी क्या बाकी लोगों की औलादों की तरह हम पे बंदिश लगाना चाहता है? बंदिश? मैं? वो 30 मिनट कितने भारी गुजरे जानते भी हैं आप? कितनी कितनी बातें सोच गया मैं। बीते कुछ महीनों से कितना डरा रहता हूं मैं, बताऊं क्या आपको? सोचता रहता हूं कि कहीं स्वाति की मां की तरह। एक सांस में बोलते बोलते मैं अचानक रुका। होश आया कि क्या बोल रहा था मैं। माँ पापा हैरानी से मुझको देख रहे थे। ये सब क्या क्या सोच रहा है बेटा? माँ ने मेरा सिर सहलाते हुए पूछा, यही कि कहीं आप लोग मुझे हमेशा के लिए छोड़ कर न चले जाएं। डरता हूं मैं बहुत ज्यादा, यूं किसी के जिंदगी से अचानक चले जाने से, और उससे भी ज्यादा कभी लौट कर न आने से। कहते हुए मैं चुप हो गया। माँ ने मुझे कंधे से चिपका लिया, जैसे बचपन में लगाती थीं जब मैं डर जाता था। हम तीनों चुप थे। बस मेरे कंधे पर थपकते माँ के हाथों की चूड़ियों की खनखनाहट आ रही थी, अटक अटक कर, एकदम मेरे रुंधे हुए गले की तरह। मेरे मन का बचा कुछ दर्द आंखों के किनारे आकर बैठ गया। पापा मेरे हाथ थपका रहे थे और मैं सद कर बैठा था। जरा भी हिलता तो कौन जाने एक बूंद छलक कर उनकी कलाई पर गिर जाती। तुम जरा पानी लेकर आओ, पापा ने धीमे से कहा। माँ रसोई में पानी लेने चली गई। मैं वहां बैठा माँ की चूड़ियों की आवाज सुन रहा था। मेरे बगल में बैठे पापा की गहरी सांसों की आवाज। कैसा होगा वो रोज जब ये आवाजें नहीं होंगी, माँ का लाड़ मनुहार नहीं होगी, पापा की फटकार उनका प्यार नहीं होगा। खौफ लगता है ना उस रोज का सोचकर। औलादें डरती हैं माँ पिता के चेहरे पर बढ़ती झुर्रियों से, उनकी मेडिकल रिपोर्ट में बढ़ती तमाम बीमारियों से। डरती हैं औलादें उन्हें हमेशा के लिए खोने से। मेरे होठों पर स्टील के ठंडे गीले ग्लास की छुअन महसूस हुई। माँ थी। मैंने बड़ा सा घूंट भर लिया। ये भी कोई सोचने वाली बातें हैं बेटा। पापा ने मेरा कंधा थपथपा कर कहा, आपके लिए नहीं होंगी लेकिन मेरे लिए हैं। कहते हुए मैंने ग्लास उंगलियों में भींच लिया। पापा जरा हंसे और उठकर टहलने लगे। मैं उनको देखता रहा। उनके झुके कंधे, डगमगाती चाल और चेहरे पर बढ़ता लकीरों का जाल। टेबल पर कोहनी टिकाए माँ कभी मुझे देखती, कभी पापा को। थोड़ी देर बाद वो उठकर मेरे सामने झुकते हुए बोले, अच्छा अगर हम बाहर ना जाएं तो क्या हमारी उम्र लंबी होगी? मौत नहीं आएगी? पापा प्लीज,
मैं तड़प उठा। मुझे चुभ गया था ये शब्द मौत। पापा जरा हंसे तो मैं झल्ला पड़ा। आपको मजाक लगता है ये सब? मैंने जिया है बेटा ये मजाक। उनकी आवाज भीगने लगी। माता पिता की जिंदगी में जितनी बड़ी खुशी उसकी औलाद का जन्म है, उसी औलाद की जिंदगी में उतना ही बड़ा गम उन माता पिता का जाना है। मैंने भी खोए हैं। जब माँ गई तो नींद नहीं आती थी, पिताजी गए तो लगा सब कुछ खत्म। लेकिन ये जीवन की रीत है बेटा। मेरी उंगलियां मेज के कोने पर कस गईं। माता पिता कहीं नहीं जाते, वो रह जाते हैं अपनी औलाद में एक आदत बनकर। गाने सुनते हुए पौधों में पानी पिताजी डाला करते थे, अब मैं करता हूँ। धूप से उन्हें चिढ़ थी और मुझे भी धूप नहीं भाती। वो रह गए मुझ में जैसे मैं रह जाऊंगा तुझ में। और बेटा जो आया है उसको जाना है, हम भी जाएंगे और तू भी। कहते हुए उनके चश्मे के पीछे से एक आंसू ढुलक गया। तुम भी ना बकवास करते रहते हो, सुड़कते हुए माँ ने कहा और मुझे सीने से भींच लिया। कितना सुकून उतर रहा था मन में, मैं बयां नहीं कर सकता। बोझिल आंखें राहत महसूस कर रही थीं। हर पल चिपका रहने वाला डर मन से छूट रहा था। अरसे बाद उस रात चैन की नींद आई थी, ऐसी कि सीधे सुबह आंख खुली। वही रेडियो की आवाज आ रही थी। मैंने तकिए के नीचे दबा अपना मोबाइल खींच कर निकाला और इंटरनेट से 2 सिनेमा की टिकट्स बुक कर दी। हिमांशु बेटा ये क्या भेजा है तूने? थोड़ी देर में पापा मेरे सामने थे। अपनी भेजी गई टिकट्स के डिटेल्स पढ़कर मुझे हैरानी से देखकर बोले, हम अकेले चले जाएं? हाँ और क्या। मेरी हाँ सुनते ही पापा माँ को पुकारते हुए चले गए। माँ की हैरानी, पापा की खुशी भरी आवाजें मैं भी सुन रहा था और टटोल रहा था अपने भीतर का कोना, जहां माँ पापा हमेशा रह जाते हैं, जहां से वो कभी नहीं जाते। बस इतनी सी थी ये कहानी। और चलते चलते अपने उन साथियों के नाम भी तो बता दूं जिनकी वजह से ये शो आप तक पहुंचा पाते हैं हम। इस शो की प्रोड्यूसर हैं कंटेंट प्रोजेक्ट और मंडली की साइड से अनुलता राज नायर, और इसकी साउंड डिजाइन करते हैं हमारे ऑडियो इंजीनियर शिवम मिश्रा। ये है यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 6।